तो फ्रेंड्स हम बेल के फॉर्मेट पे आते हैं कि किस तरीके से आपको बेल एप्लीकेशन दहेज उत्पीड़न के मामले में लिखनी है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर कोर्ट का नाम रहेगा, जैसा नमस्कार, मैं एडवोकेट अमित कबीर। हाउ टू ड्राफ्ट अ बेल एप्लीकेशन। तो दोस्तों, आज का जो लीगल वीडियो का ये सेगमेंट है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के हमारे इस लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम लीगल ड्राफ्टिंग पर बात करेंगे और दहेज उत्पीड़न के मामले में जो 498, 323, 504, 506 और आईपीसी और 3/4 डीपी एक्ट मतलब सेक्शन 3 और सेक्शन 4 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत जो एफआईआर दर्ज होती है, उन मामलों में किस तरीके से आपको बेल एप्लीकेशन लिखनी है ये हम जानेंगे। और आपको स्क्रीन पर भी उसकी लीगल ड्राफ्टिंग दिखेगी कि आप उसमें से नोट कर सकते हैं पॉइंट। और आपको और भी ज़्यादा कोई दिक्कत आती है इतने के बावजूद भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उस लीगल ड्राफ्टिंग की पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हमारे पास कई बार कमेंट बॉक्स में, वीडियो में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट आ रहे थे कि लीगल ड्राफ्टिंग पर वीडियो बनाएं। लीगल ड्राफ्टिंग की हमें ज़रूरत है क्योंकि लीगल ड्राफ्टिंग के लिए ही हमें काफ़ी जूनियरशिप करनी पड़ती है। एडवोकेट्स के पास काफ़ी दिनों तक हमें कोर्ट में जूनियरशिप करनी पड़ती है, एज एसोसिएट काम करना पड़ता है सीनियर एडवोकेट्स के लिए। हम स्वतंत्र रूप से होकर वकालत करना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो ख़ास तौर से जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है और ख़ुद अपना एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, एडवोकेट एज अ एडवोकेट बनाना चाहते हैं, नॉट एज अ जूनियर और एसोसिएट, खुद इंडिपेंडेंट एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए हेल्पिंग के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आज हम जानेंगे कि बेल एप्लीकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है और किन किन स्टेज पर बेल एप्लीकेशन लगती है। तो फ्रेंड्स, मोस्टली जो बेल एप्लीकेशन है उसके दो ही तरीके से बेल एप्लीकेशन होती है। एक तो चार्जशीट से पहले और चार्जशीट के बाद। आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर दर्ज हो गई, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो गई, तो एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद कोर्ट में यहाँ पर अपनी बेल करा सकता है। और चाहे तो वो चार्जशीट कोर्ट में चार्जशीट आने के बाद, मतलब कि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो गई है और पूरी फाइल जो भी एविडेंस कलेक्ट किए पुलिस ने वो कोर्ट में भेज दिए हैं और पुलिस का रोल ख़त्म हो गया, तो चार्जशीट आने के बाद जब कोर्ट में डेट पड़ने लग जाती है तब बेल करा सकता है। तो ये मोस्टली 2 स्टेज होती हैं बेल एप्लीकेशन की। तो आप एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद भी बेल करा सकते हैं और चार्जशीट दर्ज होने के बाद भी, प्रेषित होने के बाद भी बेल एप्लीकेशन करा सकते हैं। तो आपको देखना है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है, तो आपको चार्जशीट का इंतजार नहीं कराना है, अपनी बेल एप्लीकेशन लगा देनी है, चाहे वो एंटीसिपेटरी बेल हो चाहे कोई सी भी बेल हो। तो आपको अपनी बेल लगा देनी है एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद। और आपको लगता है कि नहीं, पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी इन मामलों में, आपको 41A का नोटिस दे दिया है, आप समय समय पर थाने में जा रहे हैं, तो आप चार्जशीट दर्ज हो जाती है कोर्ट में, तब तो आपको बेल करानी ही पड़ेगी। क्योंकि कोर्ट में आप जब जाएंगे तो आपको बेल करानी ही पड़ेगी, तभी आपकी सुनवाई शुरू होगी। तो फ्रेंड्स, कोर्ट में चार्जशीट लगने के बाद जब आपकी हियरिंग शुरू हो जाएगी तो आपको सबसे पहले ज़मानत करानी पड़ेगी, तभी आप कोर्ट में यहाँ पर रेगुलर आएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, चाहे बेलेबल हो नॉन बेलेबल हो, या आप कोर्ट में प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, आपकी हियरिंग शुरू है, तो आपको सबसे पहले बेल करानी है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 498, 323, 504, 506 के अंतर्गत आपको बेल एप्लीकेशन किस तरीके से ड्राफ्ट करनी है। तो फ्रेंड्स, 323, 504, 506 और 3/4 डीपी एक्ट के अंतर्गत जो आपके अगेंस्ट एलिगेशन एफआईआर में होते हैं वो सिंपल होते हैं कि सास ससुर देवर जेठ जो भी हैं और पति जो भी घर के लोग हैं, सभी लोगों को इसमें ज़्यादातर शामिल कर दिया जाता है।
और सब पर ये एलिगेशन लगा दिया जाता है कि ये इन्होंने शादी पर इतने की डिमांड की और शादी के बाद भी ये दहेज की मांग करते रहे और शादी की ये 2 लाख रुपए की मांग करते थे, एक कार की मांग करते थे, कुछ भी इस तरह की मांग उसमें आपको दिखा दी जाएगी। तो ज़्यादातर इस मामले अभी जो आ रहे हैं वो झूठे मामले आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इस तरीके से सारी एफआईआर में एलिगेशंस होते हैं। तो आपको एफआईआर में देखना है, एफआईआर की आपको वीकनेस देखनी है, कमज़ोरी देखनी है। क्या उसमें कभी आपने जो दहेज के संबंध में मारपीट का जो एलिगेशन लगाया गया है, क्या उसकी कोई डेट बताई गई है, कितनी तारीख को डेट थी, डेट इतनी तारीख को मारपीट की गई थी, किस समय मारपीट की गई थी, क्या ये एफआईआर में लिखा गया है? अगर नहीं लिखा गया है तो इट इज़ वीक एफआईआर, ये एक कमज़ोर एफआईआर है। क्योंकि एफआईआर क्या है, जो तहरीर है, तहरीर के आधार पर जो एफआईआर होती है, इट इज़ फाउंडेशन ऑफ एनी क्रिमिनल केस की ये फाउंडेशन होती है। तो उसी में आपको कमजोरी ढूंढनी है, उसमें ये वीकनेस ढूंढनी है। तो और इस तरीके से आप यहाँ पर पॉइंट ढूंढते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये तो अंडर क्लाउड ऑफ सस्पिशन है, ये संदेहास्पद है। तो ये मेलाफाइड इंटेंशन से, मतलब दुर्भावना से ये ग्रसित एफआईआर लिखाई गई है, केवल बदला लेने के लिए और परेशान करने के लिए। फॉल्स फैब्रिकेट है, वैक्सेसस है, इस तरीके से है। तो ये आपको एफआईआर देख के पता चल जाएगा। और आपको यदि एफआईआर में डेट नहीं है, कोई समय नहीं है और सभी लोगों पे एक ही आरोप लगाए गए हैं कि ये सभी दहेज की मांग करते थे और मारपीट किया करते, तो ये अपने आप में ही एक संदेहास्पद है कि सभी लोग, इतने 8-10 लोग सभी मारपीट किया करते थे, दहेज की मांग किया करते थे। तो हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर एक बार बोला है, अभी हाल ही में बोला है कि ये पूरे मामले को संदेहास्पद बनाती है इस तरीके से यदि कॉमन एलिगेशन सभी पर लगाए जाते हैं। क्योंकि अपराध में अलग अलग रोल होता है, हर व्यक्ति का एक जैसा रोल नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हर मामले में आपको एफआईआर में यही चेक करना है कि मोटिव क्या है, जो मोटिव क्या है, जो घटना हुई है। यदि मोटिव नहीं दिया, उसमें केवल ये लिखा है गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे और कोई मोटिव नहीं है, मोटिव मतलब कि क्यों करते थे वो नहीं है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं अपनी बेल एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम सीमित रहेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम इधर उधर चर्चा करने लग जाएंगे, दिमाग को भटकाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पे ही बने रहते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको बेल एप्लीकेशन लिखनी है, क्या फॉर्मेट उसका रहेगा। तो सबसे पहले आप एफआईआर पढ़िए और चार्जशीट आ चुकी है कोर्ट में, तो चार्जशीट भी आप पढ़ लीजिए, 161 के बयान, मेडिकल आप सब पढ़ लीजिए और उसके बाद आप अपनी बेल एप्लीकेशन लिखिए। उसमें देखिए कितनी चोटें हैं, क्या है, चोटें हैं या नहीं है, या ऐसी सिंपल इंजरी का मेडिकल है, मतलब कि ज़्यादातर सिंपली इंजरी का जो मेडिकल होता है वो फर्जी होता है, वो फर्जी जुगाड़बाजी से बना लिया जाता है। तो ये सब आपको कोर्ट में अपने आर्गूमेंट्स में बोलना है। तो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक एफआईआर दर्ज कराई गई है और एफआईआर में जो लिखा है, ये लिखा है कि सास, ससुर, पति और देवर, ये लोग मुझसे दहेज की मांग किया करते थे और उसको लेकर समय समय पर मारपीट किया करते थे। एफआईआर में बस इतना ही लिखा गया है, कोई भी एक भी बार घटना, कोई उसका कोई समय नहीं बताया है और कोई भी उसका मतलब कि दिन नहीं बताया और टाइम नहीं बताया गया। और सभी पर क्या है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि एफआईआर कमज़ोर है। क्यों है? पहली तो कि कोई समय नहीं है, कोई दिन, कोई टाइम नहीं है उसमें। और दूसरा पॉइंट हो गया आपका कॉमन एलिगेशन लगाए गए हैं सभी लोगों पे, सभी का एक ही रोल दिखाया गया है एफआईआर में। तो ये भी क्या है, अंडर क्लाउड ऑफ सस्पिशन है, संदेहास्पद बनाता है एफआईआर को। तो ये आपको 2 पॉइंट मिल गए और आपको और भी ग्राउंड्स देखना, अपने क्लाइंट से बात करनी है कि क्या क्या परिस्थिति थी, क्यों लिए झूठा मामला लिखाया गया है। जैसे कि एक ग्राउंड्स है जो ज़्यादातर मामलों में रहता है, क्योंकि आजकल जॉइंट फैमिली ख़त्म हो रही है और न्यूक्लियर फैमिली की बात हो रही है। लोग अपने माँ बाप को छोड़ के रह रहे हैं, अलग रहना चाहते हैं। जो पत्नियां हैं वो अपने पति को फोर्स करती हैं कि वो उन्हें लेकर कहीं अलग रहे। तो फ्रेंड्स, ये एक महत्वपूर्ण ग्राउंड होता है। आप अपनी बेल एप्लीकेशन में ये लिख सकते हैं कि पत्नी मुझ पर दबाव डाल रही थी या फोर्स मुझे कर रही थी कि अलग मुझे लेकर रहो, मैं इतनी बड़ी फैमिली में
नहीं रह सकती हूँ, मेरे को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, हम अलग रहेंगे, अपना जीवन बसाएंगे। तो आप लिख सकते हैं कि इतने बुजुर्ग मेरे माता पिता हैं, मैं उनके किस तरीके से यहाँ पर उन्हें छोड़कर अलग रह सकता हूँ, ये आप उसमें लिख सकते हैं। और ये मुझे इस तरीके से दबाव डाल रही थी। और ये हैं, यदि आप मज़दूरी करते हैं तो आप अपनी बेल एप्लीकेशन में लिख सकते हैं कि मैं तो मज़दूर व्यक्ति हूँ, मैं किस तरीके से रेंट पे रहूँगा, मेरा तो खर्चा भी नहीं चलेगा अगर मैं रेंट ही इतना दूंगा। तो इसीलिए मैंने अपनी पत्नी को मना करा था। इसी को लेकर इसने मेरे अगेंस्ट ये झूठा मामला दर्ज करा दिया, एफआईआर दर्ज करा दी। तो फ्रेंड्स हम फॉर्मेट पे आते हैं। तो फ्रेंड्स हम बेल के फॉर्मेट पे आते हैं कि किस तरीके से आपको बेल एप्लीकेशन दहेज उत्पीड़न के मामले में लिखनी है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर कोर्ट का नाम रहेगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, न्यायालय श्रीमान अपर सिविल जज जूनियर डिवीज़न न्यायालय संख्या 9 आगरा। फिर आपको लिखना है प्रार्थना पत्र संख्या /2022। तो ये आपको लिख देना है। इसमें प्रार्थना पत्र संख्या क्या है वो कोर्ट डालेगी, ठीक है। राज बनाम XYZ आदि, ये क्योंकि ये एफआईआर जिन मामलों में दर्ज होती है वो स्टेट केस होते हैं, तो यहाँ पर आता है राज्य बनाम A, राज्य बनाम सोहन, राज्य बनाम रोहन। तो हमने XYZ नाम दे दिया है, किसी का नाम यहाँ पर नहीं दिया है हमने, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मेट है, राज बनाम XYZ आदि। फिर इसके नीचे आपको यहाँ पर राइट हैंड में लिखना है आपराधिक संख्या, अपराध की संख्या क्या है, कब दर्ज हुआ, वो लिखना है आपको सन। फिर उसके बाद आपको लिखना है आपराधिक धाराएं। तो आपराधिक धाराएं हम बता चुके हैं, दहेज उत्पीड़न का मामला है और उसमें उसी के साथ यहाँ पर 498 के साथ यहाँ पर 323, 504, 506 हैं IPC और 3/4 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत ये मामला है। और थाना यहाँ पर है, थाना कौन सा है आपको लिख देना है, XYZ जिला आगरा। सागंज थाना है, वो कौन सा थाना है, खेरागढ़ है, कौन सा है आपको लिख देना है। अब यहाँ पर बीचों बीच आपको सब्जेक्ट पर आना है, प्रार्थना पत्र वास्ते जमानत हेतु। श्रीमान जी प्रार्थी अभियुक्त निवेदन करता है। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन का वो प्रार्थी भी है और इस मामले का वो अभियुक्त भी है। अभियुक्त मतलब उस पर ये एलिगेशन है, उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई है। तो प्रार्थी और अभियुक्त आपको दोनों यहाँ पर चीज़ें लिखकर चलनी पड़ेंगी कि ये प्रार्थी है इस बेल एप्लीकेशन का और इस मामले का अभियुक्त है। तो हर जगह आपको ये लिखना पड़ेगा। और पहला पॉइंट आप लोग को लिखना है, इसके बाद जब आप लिख देंगे प्रार्थी अभियुक्त निम्न निवेदन करता है, पहला पॉइंट लिखना है कि यह है कि प्रार्थी अभियुक्त उम्र करीब 32 वर्ष, परिवादिनी का पति है, पेशे से मजदूर व्यक्ति है, जिसकी ओर से उपयुक्त मामले में प्रथम जमानत आवेदन दाखिल किया जा रहा है। ना तो इससे पूर्व कोई जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, ना ही विचाराधीन है। यह है कि उपयुक्त मामले में न्यायालय में चार्जशीट आ चुकी है। तो ये कॉमन लाइन है, आपको लिखनी है। और जो एक लाइन जहाँ पर महत्वपूर्ण है जो हमने लिखी, यह है कि उपयुक्त मामले में चार्जशीट आ चुकी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मामले में चार्जशीट आ गई है या नहीं आ गई है, और आ गई है तो आपको एक छोटी सी लाइन बढ़ानी है यहाँ पर कि उपयुक्त मामले में न्यायालय में चार्जशीट आ चुकी है। और ये लिखनी है कि इससे पहले हमने कोई बेल एप्लीकेशन इसके संबंध में नहीं लिखी है, तो ये लिखनी है। और दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये कॉमन है, आप दूसरे या तीसरे नंबर पर कभी कहीं पर भी लिख सकते हैं, आपको लिखना है। एक अच्छी बेल एप्लीकेशन के लिए आपको ये लिखना है, यह है कि प्रार्थी अभियुक्त शांति प्रिय व कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है। वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो ये एक शांति प्रिय व्यक्ति अभियुक्त है जिस पर ये एलिगेशन लगाएंगे, उसका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, वो तो बहुत ही ज़्यादा सीधा व्यक्ति है, कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। इस तरीके से आपको लिखना है जो दिखाई दे रहा है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखना है ये कि उपयुक्त मुकदमे में प्रार्थी अभियुक्त को महज रंजिश वशवा परेशान करने के आशय से फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त द्वारा कभी भी अपनी पत्नी और उसके किसी भी परिवारजन से दहेज की कोई मांग नहीं की गई, ना ही उसको लेकर उसके साथ कभी मारपीट की गई और ना ही कोई धमकी दी गई। हमेशा से उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। और यदि वो सासू माँ की आप बेल एप्लीकेशन लगा रहे हैं, ससुर की लगा रहे हैं, तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि वो हमेशा अपनी पुत्र वधू के साथ अपनी पुत्रियों जैसा व्यवहार किया। जैसे हम अपनी बेटी के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा हमने अपनी
पुत्र वधू के साथ, अपनी बहू के साथ व्यवहार किया, ये बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर पति की ये हम बेल एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो इसमें ये लाइन नहीं लिखेंगे, हमेशा अच्छा व्यवहार किया ये लिखेंगे, दोस्त की तरह व्यवहार किया ये लिख सकते हैं। यह है कि चौथा पॉइंट यह है कि प्रार्थी अभियुक्त की पत्नी आर, यहाँ पत्नी का नाम हमने आर दिया, हमेशा अपने पत्नी से प्रार्थी अभियुक्त की पत्नी आर हमेशा अपने पति से यह शिकायत करती थी कि संयुक्त परिवार में वह नहीं रहना चाहती है और पति पर दबाव डालती थी कि वह उसे लेकर अलग कहीं उसके साथ रहे। उसके पति ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, प्रयास किया कि वह मजदूरी करता है और उसकी आय बहुत कम है, इस कारण वह कहीं और किराए पर मकान नहीं ले सकता है और भी कई खर्चे बढ़ जाएंगे, जिससे परिवार का खर्चा चलाने में बहुत दिक्कतें आएंगी और माँ बाप के साथ इस वृद्धावस्था में भी रहना ज़रूरी है। इसीलिए मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इसी बात को लेकर जो पत्नी थी हमेशा घर में विवाद करती रहती थी, कलेश करती रहती थी। केवल इसी बात को लेकर ये झूठी एफआईआर, झूठा मामला मेरे अगेंस्ट ये दर्ज कराया है, ये आप लिख सकते हैं। तो ये आपको कोई ना कोई ग्राउंड्स बताना पड़ेगा, जो सॉलिड ग्राउंड्स हो वो आपको बताना पड़ेगा कि ये झूठा मामला क्यों दर्ज कराया है, क्या पत्नी की गलती थी, ऐसा कोई ग्राउंड्स आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको अपने क्लाइंट से बात करनी है और ये मामले ये पता करना है। ये आपको जितनी आप चर्चा करेंगे, जितना डिस्कस करेंगे अपने क्लाइंट से, तब आपको पता चलेगा। पांचवा पॉइंट ये है कि यह है कि अभियोजन कथनांक में अभियुक्त गण पर लगाए गए आरोप अस्पष्ट, अस्वाभाविक व विश्वसनीय नहीं है। तो जो भी अभियोजनक कथनांक का मतलब है, जो एफआईआर में, जो तहरीर में जो फैक्ट्स बताए गए हैं वो अस्पष्ट हैं, अस्वाभाविक हैं व विश्वसनीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभियोजन कथनांक में उपयुक्त घटना का कोई दिन नहीं है, उपयुक्त घटना का कोई भी दिन नहीं बताया गया है, कोई भी समय नहीं बताया गया है, कब ये घटना हुई, कब मारपीट की गई, कुछ नहीं बताया गया है। और दूसरा पॉइंट इसी में है, वह उसमें प्रार्थिया ने अपने सास, ससुर, पति, देवर सभी पर एक समान आरोप लगाए। तो 2 पॉइंट इसी में आ गए जो पूरी एफआईआर को संदिग्ध बनाते हैं, अंडर क्लाउड ऑफ सस्पिशन बनाते हैं, सस्पिशियस बनाते हैं कि जो एक जैसे एलिगेशन सभी पे लगाए गए हैं। एक जैसे एलिगेशन कैसे हो सकते हैं? पति मार सकता है, ऐसा तो नहीं कि सास, ससुर, देवर सभी मारेंगे। इस तरीके से ये पूरी एफआईआर ही अंडर क्लाउड ऑफ सस्पिशन है। छठवां पॉइंट ये है कि प्रार्थी अभियुक्त का पूर्व में कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। जो एंटीसीडेंट होता है, जो क्रिमिनल हिस्ट्री होती है, ऐसे दूसरे शब्दों में एंटीसीडेंट कहते हैं, वो कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। कोई हमारे अगेंस्ट ऐसा नहीं कि हम आपराधिक किस्म के व्यक्ति हों, हमारे अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई हो, तो कोई आपराधिक मामला हमारे अगेंस्ट नहीं है। तो ये तभी आपको लिखना है जब आपके अगेंस्ट कोई पहले एफआईआर लड़ाई झगड़े करके नहीं दर्ज हुई हो, कोई मामला दर्ज नहीं हो, तभी आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आप लिख दें, तो आपको सोच समझ के लिखना है। और ज़्यादातर मामलों में कोई मामला दर्ज होता ही नहीं है, तो आपको यही लिखना है कि हमारा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, देयर इज़ नो क्रिमिनल हिस्ट्री या देयर इज़ नो एंटीसीडेंट बिफोर दिस केस। तो ये आपको लिखना है। 7वां पॉइंट लिखना है ये कि प्रार्थी अभियुक्त ये यहाँ का निवासी है और लंबे समय से यहाँ पर रह रहा है, तो यहाँ पर रह रहा है और उसके फ़रार होने की कोई संभावना नहीं है। ये कॉमन लाइन है, आपको लिखनी ही पड़ेगी कि प्रार्थी अभियुक्त इस एड्रेस पर लंबे समय तक रह रहा है और उसके फ़रार होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो इतने 10 साल 15 साल से यहाँ पर रह रहा है। ये लिखना है, क्योंकि यही ज़मानत होती है कि जो अपराधी है वो भागेगा नहीं, अपना घर छोड़ के नहीं भाग सकता है। यदि भागेगा तो उसकी संपत्ति को कर ली जाएगी। तो ये आपको लिखना है। 8वां पॉइंट आपको लिखना है ये कि प्रार्थी अभियुक्त अपनी विश्वसनीय जमानत व मुचलका माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करने के लिए तैयार है व माननीय न्यायालय द्वारा दी गई तिथियों पर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। तो ये 8वां पॉइंट आपको ये कॉमन ही है, ये आपको हमेशा लिखना ही है। और प्रार्थना अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी अभियुक्त को दौराने मुकदमा जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। श्रीमान जी की अति कृपा होगी। दिनांक डालने दी है, प्रार्थी अभियुक्त ये डालने हैं और इसी फैक्ट्सों के आधार पे आपको एफिडेविट तैयार कर देना है। एफिडेविट बिल्कुल सारे फैक्ट्स सेम ही रहते हैं, एक आध पॉइंट चेंज होते हैं। उसमें प्रार्थी और अभियुक्त की जगह शपथकर्ता या शपथकर्ती आ जाता है। और आपको लास्ट में ये लिख देना है और लास्ट में दोबारा अधिवक्ता यहाँ पर वकील की, आपके एडवोकेट की मोहर
लग जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण। ये हम मजिस्ट्रेट कोर्ट की एफआईआर के मजिस्ट्रेट कोर्ट में बेल आप लगाएंगे उसकी बात कर रहे हैं। और एक पॉइंट जो डीजे कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मोस्टली पड़ जाता है वो मैं बता देता हूँ। यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो डीजे की कोर्ट है उसमें बेल एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो एक उसमें ये बताते हैं, पहले तो आपको ये बताना है कि ये प्रार्थिया का पति है। पहला पॉइंट तो सेम ही रहेगा, पहली जमानत है, इससे पहले कोई जमानत आवेदन पत्र दाखिल नहीं किया गया है कोर्ट में। और आपको दूसरे पॉइंट पर सीधे ये आ जाना है कि अभियोजन कथनांक मतलब कि प्रोसिक्यूशन स्टोरी क्या है वो आपको पूरी की पूरी एज इट जो एफआईआर लिखी गई है वो आपको लिख देनी है कि अभियोजन कथनांक के अनुसार अभियोजन कथनांक में बताया गया है कि ये मुझसे दहेज की मांग किया करते थे और मेरे साथ ये मारपीट किया करते थे। ये पूरी एफआईआर में जो लिखा है वो आपको एज इट लिख देना है। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है जब भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में ये लगाते हैं बेल एप्लीकेशन, तो ये पॉइंट आपको ज़रूर लिखना है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको डीजे और हाई कोर्ट में तो ये ज़रूरी लिखना है। ये एक एज आ फॉर्मेट माना जाता है, ये आपको नहीं छोड़ना, पॉइंट आपको ज़रूर लिखना है। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड सर्कल, and please don't forget to subscribe our YouTube channel because our only purpose behind making these videos is to create legal awareness in society and the young advocate, new enrolled advocates who want practicing as an advocate independently without doing any juniorship doing work as an associate of any senior advocate, they can easily start independently their practice in courts। तो जो एडवोकेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली वकालत करना चाहते हैं, किसी सीनियर वकील के अंडर काम नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा वो कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आपको एज अ जूनियरशिप काम नहीं करना चाहिए, एज अ एसोसिएट काम नहीं करना चाहिए। आप करें, कम समय करें, 1 साल 2 साल, और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इतना इजी नहीं है एज अ इंडिपेंडेंट काम करना। आपको कुछ समय कोर्ट का एटमॉस्फेयर समझने के लिए, कहाँ क्या ऑफिस में होता है वो करने के लिए आपको थोड़ा बहुत समय जूनियरशिप करनी चाहिए और कोई गलत बात नहीं है, आपको करनी ही चाहिए। आप नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है नहीं है करने की ज़रूरत, तो आप नहीं भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।